सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब अच्छा चल रहा है ना? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग में देना चाहूँगा। टुडेज लेक्चर इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टुवर्ड्स सम गुड न्यूमेरिकल्स ऑफ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। तो अगर आप न्यूमेरिकल में इंटरेस्टेड हैं देन मोस्ट वेलकम, और अगर न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो एक छोटा सा आपका इससे पिछले लेक्चर का रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द क्विक रिवीजन ऑफ previous video or previous lecture and start the journey of numericals for today's lecture। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है बेटे? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था फोर्स के बारे में। ठीक, फोर्स के बारे में क्या बताया था? पॉइंट नंबर 1, फोर्स के बारे में बताया था कि उसकी जो यूनिट होती है वो दो है। एक तो है उसकी SI यूनिट और दूसरी है उसकी CGS यूनिट। SI यूनिट जो है वो MKS यूनिट है। MKS का फुल फॉर्म होता है M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड बेटे। ठीक, अच्छा, ऐसा यूनिट का मतलब वो यूनिट जिसमें हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि सर यही समझ में नहीं आता कि मीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है या ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जवाब है ऐसा यूनिट रट ले, और जैसे ही ऐसा यूनिट रट ली हमें पता है कि ये ऐसा यूनिट है तो इसमें कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि जो MKS यूनिट है फोर्स की वही ऐसा यूनिट है। इसका मतलब डिस्टेंस को हमेशा किस में लेना होगा? मीटर में। सेंटीमीटर में दे रखा है तो भी मीटर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर में दे रखा है तो भी मीटर में कन्वर्ट करो। ऐसे ही जो मास है उसको किस में करना है? किलोग्राम में। ऑलवेज ग्राम में दे रखा है तो भी केजी में कन्वर्ट करके करना है, और अगर टन में दे रखा है तो भी केजी में कन्वर्ट करके करना है। ऐसे ही टाइम को किस में कन्वर्ट करना है बच्चा? हमेशा सेकेंड में। और जो ऐसा यूनिट होती है फोर्स की वो होती है न्यूटन। क्या होती है बेटे? न्यूटन, जिसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, वहीं CGS यूनिट जो होती है वो है आपकी डाइन। ठीक, और ये भी याद रखिएगा कभी कभी इस्तेमाल में करने की जरूरत पड़ जाती है। 1 डाइन इक्वल टू 10 to the power -5 न्यूटन। वैसे जब न्यूमेरिकल सामने आएगा तो तब तो जिक्र हम करेंगे ही, लेकिन फिलहाल भी हमें पता होना चाहिए। और क्या बताया था मैंने आपको? बताई थी मैंने टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस मैंने कहा था कैटेगरी दो हिस्सों में होती है। एक तो कैटेगरी है इक्विलिब्रियम के बिहाफ पे। इक्विलिब्रियम के बिहाफ पे दो तरह की फोर्स होती है। एक है आपकी बच्चा बैलेंस फोर्स और दूसरी है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स। और एक है आपकी कांटेक्ट के बिहाफ पे। ये भी दो तरह की होती है। एक है आपकी कांटेक्ट फोर्स और दूसरी है आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक, बैलेंस फोर्स हमारे सिलेबस में है, अनबैलेंस फोर्स सिलेबस में है। कांटेक्ट फोर्स में भी बहुत सारी फोर्स बताई थी, फ्रिक्शन फोर्स बताई थी, मस्कुलर फोर्स बताई थी। इसके अलावा और भी फोर्स हैं, अभी याद नहीं आ रही है, बट हमारे सिलेबस के अंदर कांटेक्ट फोर्स का केवल एक पार्ट है, वो भी छोटा सा, जिसे हम जानते हैं फ्रिक्शन के नाम से, फ्रिक्शन फोर्स है। वहीं नॉन कांटेक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताई थी, मैग्नेटिक फोर्स बताई थी, ग्रेविटेशनल फोर्स बताई थी। लेकिन उन सारी में से भी हमारे पास जो 9th क्लास में नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो सिर्फ एक है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट कि इस पे कंप्लीट डेडिकेटेड चैप्टर है हमारे यहाँ सिलेबस के अंदर। ठीक, तो उसे तो हम वही पढ़ेंगे। इस बार जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट या रिपीटेड न्यूमेरिकल्स जिस पे आते हैं या क्वेश्चन जिसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं वो है एक बैलेंस फोर्स और दूसरी क्या है? अनबैलेंस फोर्स। ठीक, तो एक बार जरा छोटा सा जिक्र कर लेते हैं कि बेटे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स वो फोर्स होती है जब किसी बॉडी पे लगती है तो F नेट फोर्स 0 हो जाता है। पहली चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगती है। क्या बताया मैंने? अपोजिट डायरेक्शन में कैसी फोर्स लगती है? इक्वल फोर्स लगती है। और तीसरा पॉइंट हम क्या जानते हैं? बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। क्या बताया था मैंने? बॉडी किस में होती है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब है नो मोशन, कोई मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। इसका मतलब है रेस्ट में होगी। नो मोशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन 0। ठीक, तो या तो बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में। दोनों का मतलब एक ही है, यूनिफॉर्म मोशन में। ये पॉइंट समझ में आ गया? बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अब ध्यान दो, हमेशा ध्यान रखना है बैलेंस फोर्स में जो फोर्सेस आती हैं, एक तो वो होती है आपकी बीम बैलेंस, और दूसरी होती है टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग मतलब
जो दो न्यूमेरिकल रिपीटेडली इस पे बनते हैं वो बीम बैलेंस के बनते हैं या टेंशन इन द स्ट्रिंग के। बीम बैलेंस क्या होता है, एक बीम होता है, ये गेम तो आपने खेला ही होगा, एक तरफ वेट यहाँ ज़्यादा रख दिया तो इधर से ऊपर उठ जाएगा, यहाँ ज़्यादा रख दिया तो इधर से ऊपर उठ जाएगा। बैलेंस केवल तब होता है जब दोनों तरफ वेट इक्वल होता है, तो उसी को हम बीम बैलेंस बोल देते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होता है, हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग से, ये स्ट्रिंग है, इससे एक मास टांग दिया, 4 kg का मास टांग दिया मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो इस धागे के अंदर ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन आ जाएगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि मास नीचे गिर नहीं रहा है, लटका दिया हमने, तो जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी वो लगेगी बच्चा mg। नीचे की तरफ कितनी लगती है फोर्स, mg, उसके वजन के बराबर, और ऊपर की तरफ लगती है टेंशन T, और ये T ही इक्वल टू हो जाती है mg के। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना नीचे गिर नहीं रहा है, लटका हुआ है, रेस्ट में है, रेस्ट में है तो फिर बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो ऊपर की तरफ लग रही है T, नीचे की तरफ लग रही है mg, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स एक दूसरे के इक्वल कर दी तो T इक्वल टू mg हो जाती है। आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा बैलेंस का। और क्या बताया था मैंने कि अगर फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारी फोर्स लग रही है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। और अगर सेम डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही है, सेम डायरेक्शन में लग रही है तो हम क्या करते हैं बच्चा, ऐड करते हैं। आई थिंक क्लियर है अच्छे से। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, टेंशन फोर्स, उसकी यूनिट, ये सारी चीज़ें भी आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा, जरा एक बार ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए। तो पहली बात तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हो, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ठीक है। मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है कि आप हर बार एक ही आंसर ना ढूंढें, अगर एक से ज़्यादा सही आंसर भी हैं तो उसका आप जवाब दे पाएँ। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा, ए फोर्स कैन चेंज, फोर्स क्या चेंज कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि फोर्स मोशन को डिसाइड करता है कि मोशन होगा कि भी नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सब चीज़ हमारी फोर्स डिसाइड करता है। पहले वाले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कैसे करता है। चलिए अब जरा एक बार बात कर लेते हैं। हम ये बात जानते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो फोर्स लगाओ मोशन में आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स लगाओ रेस्ट में आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट तो ठीक है मुझे लग रहा है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, एक फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है सीधा और आपने फोर्स लगा दी इस तरफ, तो वो ऐसे जाता जाता ऐसे मूव कर जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गई ना। हम हर बार उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, तो इसका मतलब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एज वेल। चलिए अब जरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या फोर्स मास चेंज कर सकता है? तो इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बेटे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज remain constant। मास हमेशा क्या होता है बच्चा? कांस्टेंट होता है। ऑल ऑफ द अबव का तो मतलब ही नहीं जब ये वाला गलत हो गया तो, ठीक है। तो कौन कौन सा आंसर इसका सही है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अच्छे से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच टाइप ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय बीम बैलेंस। बीम बैलेंस क्या होता है बेटे? एक सिंपल सा बीम होता है, ठीक। आई थिंक ये गेम भी आप पहले खेल चुके हो, इनडायरेक्ट गेम होता है। एक तरफ, ठीक, एक तरफ नीचे की तरफ झुक जाता है, दूसरा ऊपर की तरफ झुक जाता है, और दोनों, ये बैलेंस तब होता है जब दोनों इक्वल वेट के बच्चे, एक बार एक यहाँ बैठा हो और एक यहाँ बैठा हो, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर एक का वेट भी ज़्यादा होगा तो उस तरफ नीचे की तरफ झुक जाएगा और दूसरा वाला ऊपर की तरफ उठ जाएगा, उसको बीम बैलेंस बोलते हैं। सिंपल है। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बीम बैलेंस पे जो फोर्स लगती है वो कौन से टाइप की होती है? बैलेंस, अनबैलेंस, ग्रेविटेशनल या फ्रिक्शनल? अब सोच के जवाब देखिए। कौन कौन से टाइप की फोर्स होती है बच्चा? अगर मैं बैलेंस कंडीशन की बात करूं तो अगर ये बिल्कुल बीच में है, बीम बैलेंस, वो पहले ही बैलेंस कंडीशन की बात कर रहा है ना बीम की, तो अगर दोनों के, ये पूरा का पूरा बैलेंस है। मैंने क्या बताया था, कौन सी कंडीशन में ये बैलेंस कहलाता है? जब इधर का मास और इधर का मास, दोनों तरफ का मास बराबर हो। इसका मतलब ये फिर बीच में आ जाएगा, ठीक है, ना एक तरफ झुकेगा ना दूसरी तरफ झुकेगा। तो इसका मतलब कौन सी फोर्स लगती है उस पर? बैलेंस फोर्स, दोनों तरफ फोर्स बराबर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, और कौन सी फोर्स लगती है? सोच के जवाब दीजिए। अनबैलेंस तो होगी नहीं जब बैलेंस लग गई तो,
ठीक। और कौन सी फोर्स लगती है? बैलेंस किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में। भाई ग्रेविटी तो नीचे की तरफ खींच रही है, तो और कौन सी फोर्स लग रही होती है उस टाइम पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या फ्रिक्शन फोर्स का कोई रोल है? नहीं है। अनबैलेंस फोर्स का भी नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नोट कीजिए। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 3। एक बार ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है बताइए बेटे। यूनिट ऑफ फोर्स इज, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? क्या बताया था मैंने फोर्स की यूनिट के बारे में? दो तरह की यूनिट है आपकी, एक है आपकी MKS यूनिट, एक है आपकी CGS यूनिट। MKS यूनिट ही है आपकी ऐसा यूनिट फोर्स की, और वो होती है न्यूटन, ठीक। और हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है बच्चा? MA। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इक्वल टू मास की क्या होती है? kg, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन ही क्या है आपकी? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी ये भी ठीक और ये भी ठीक। अब CGS यूनिट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या होती है बच्चा? डाइन, और 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, रिमेंबर। तो इसका मतलब ये भी ठीक, तो इसका मतलब ये तीनों ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? डी, ऑल ऑफ द अबव। MKS यूनिट और CGS यूनिट इससे पहले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, और CGS C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। इसे जरा नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो नाउ वी आर विद न्यूमेरिकल नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। बताइए जवाब। हाउ मेनी डाइन देयर इज इन 1 न्यूटन? अभी पढ़ा था हमने, क्या बताया था मैंने आपको? 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, ठीक। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -5 इधर ले आओ, तो हो जाएगा 1/10 टू द पावर -5 डाइन। तो 1 न्यूटन, अब 10 की पावर -5 ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा बच्चा? 10 टू द पावर 5 डाइन। सिंपल। तो क्या जवाब हुआ? हाउ मेनी डाइन देयर इज इन 1 न्यूटन? 10 टू द पावर 5। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। नोट कीजिए। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, आ जाइए अब जरा कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी तक तो सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, अब जरा बैलेंस फोर्स के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर। हमारे पास एक पायोवेटेड पॉइंट है, उससे हमने एक स्ट्रिंग टांग दी और स्ट्रिंग से एक वजन टांग दिया 4 kg मास, ठीक है। अब कैसे करना है इस न्यूमेरिकल को ऑलरेडी हम सब जानते हैं। बेटे जो मास होता है उसका जो फोर्स लगता है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, mg। अब m यानी मास कितना रखा है इसका? 4 kg, तो m की जगह लिख दिया मैंने 4, g की जगह लिख दिया मैंने 10। तो 4 × 10 कितना लग गया? 40, ठीक है। और जो टेंशन होती है स्ट्रिंग के अंदर, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी लाइन याद रखो, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट कि हमेशा ऑब्जेक्ट पे जाके बैठ जाओ, जो मास है आपका उस पे जाके बैठ जाओ, और स्ट्रिंग की तरफ, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसकी तरफ छतरी खोल दो। अब जिस डायरेक्शन में छतरी खुल रही होगी उसी डायरेक्शन में स्ट्रिंग पे टेंशन लगेगी। कैसे? अगर मैं यहां जाके बैठूं और ऊपर की तरफ छतरी खोल दूं तो छतरी की डायरेक्शन ये वाली होगी, तो टेंशन की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, नीचे तो गिर नहीं रहा, तो इसका मतलब कोई मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आ गया। और बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स एक दूसरे के इक्वल होती है, मतलब जितनी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है उतनी नीचे की तरफ लग रही है। ऊपर की तरफ कितनी लग रही है बेटे? T, और नीचे की तरफ कितनी लग रही है? 40। तो T इक्वल टू आंसर कितना हो गया? 40। इजी, ठीक है। पहले जरा इसे नोट कीजिए, उसके बाद एक और न्यूमेरिकल करते हैं। बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी आप समझ गए होंगे क्या करना है। नीचे की तरफ लग जाएगा बेटे 6g, भाई वजन नीचे की तरफ लगता है कितना? mg। नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगेगी? mg। m कितना है? 6, तो नीचे फोर्स लग गया 6g। अच्छा, इस पे जाके बैठ जाओ और स्ट्रिंग की तरफ छतरी खोल दो। स्ट्रिंग की तरफ छतरी खोलेंगे तो छतरी की जो डायरेक्शन होगी वही टेंशन की डायरेक्शन होगी। तो छतरी कैसे खुलेगी? ऊपर की तरफ, तो टेंशन भी किधर लग रही है? ऊपर की तरफ। अब हम जानते हैं कि अगर बैलेंस फोर्स लग रही है, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहा, कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में है। तो अगर बैलेंस फोर्स लग रही है तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के इक्वल हो जाएगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो T इक्वल हो गया 6g के, तो T इक्वल टू 6 × 10, और T की वैल्यू कितनी आ गई? 60 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी आ गई बच्चा? 60 न्यूटन। ये तो इजी था। अब जरा थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं क्वेश्चन का, और इस बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इस बार बजाय एक मास के हमारे पास 2 मास हैं, 4 kg और 6 kg। ट्राई कीजिए एक बार जरा इसे, पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूं। पॉज करके ट्राई किया,
चलिए अब जरा एक बार देख लेते हैं, मैंने आपको आप याद होगा अगर तो इससे पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी, क्या कि सेम डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स, सेम डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स ऐड होती है। ठीक, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स सब्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, टेंशन सेम, एंड स्ट्रिंग चेंज, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज, टेंशन चेंज। लाइन याद रखिए, आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये सारी की सारी लाइन इस कॉन्सेप्ट के अंदर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दूसरा, जो भी ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, हैंगिंग के दौरान जो फोर्स लगती है उसके वजन के इक्वल, मतलब वेट के इक्वल लगती है, W = F = mg। समझ में आ गई? अच्छा, और क्या बताया था मैंने, कहाँ जाके बैठ जाना है, हमेशा ऑब्जेक्ट पे जाके बैठ जाना है, और ऑब्जेक्ट की तरफ क्या खोल, वो स्ट्रिंग की तरफ, स्ट्रिंग की तरफ क्या खोल देना है, अम्ब्रेला। हमेशा ऑब्जेक्ट पे जाके बैठ जाओ और स्ट्रिंग किसी भी तरफ आ रही है उस तरफ अम्ब्रेला खोल दो, ठीक, और वही डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी, आपकी टेंशन की डायरेक्शन। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, स्पेसिफिकली फॉर टेंशन वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, हाँ, पहला वाला ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट ए बोल दो, या O1 ऑब्जेक्ट नंबर 1, और इसको बोल दो ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 की बात करूं तो बेटे नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 6g। हाँ भाई, जितना वजन है उसका mg नीचे की तरफ लग रहा है। इस पे जाके बैठ जाओ और स्ट्रिंग की तरफ छतरी खोल दो, स्ट्रिंग ये रही, इस तरफ छतरी खोल दी तो टेंशन लगी इस तरफ T1, हाँ या नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो जवाब है अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स एक दूसरे के इक्वल, तो हम लिख देते हैं बच्चा T1 = 6g, ठीक। T1 = 6 × g की वैल्यू 10, तो T1 = आ गया 16 न्यूटन। चलो जी, इस वाली स्ट्रिंग की टेंशन तो हमें पता चल गई, हाँ या नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब जरा दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं। अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे जाके बैठ जाओ, पहली बात। अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे जाके बैठोगे तो जो स्ट्रिंग है वो दो है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। और मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं करना है, स्ट्रिंग की तरफ अम्ब्रेला खोल दो और जो डायरेक्शन अम्ब्रेला की होगी वही डायरेक्शन टेंशन की होगी। तो अब मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एक ऊपर है एक नीचे है। अगर मैं ऊपर की तरफ अम्ब्रेला खोलूंगा तो इसमें टेंशन लगेगी T2। अब आप कहोगे सर टेंशन तो T1 है, T2 कैसे लग गई? अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, और स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो यहां पे स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन चेंज कर दी हमने, इसका नाम रखा T1, इसका नाम रख दिया हमने T2। पहली चीज। अब हम अम्ब्रेला दो डायरेक्शन में खोलेंगे, एक स्ट्रिंग ये रही तो इस स्ट्रिंग की तरफ अम्ब्रेला खोला तो ऊपर की तरफ जाएगा, और इस नीचे वाली स्ट्रिंग की तरफ अम्ब्रेला खोलूंगा तो इस बार जो अम्ब्रेला खुलेगा वो इस डायरेक्शन में खुलेगा ना। हाँ, अब मैं पूछूं कि इस डायरेक्शन में लगने वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, तो क्या जवाब दोगे? T1। अब आप कहोगे सर इसकी T1 कैसे, T1 तो ये लग रही नीचे से ऊपर। मैंने क्या बताया था आपको, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। अब ध्यान दो, अगर मैं यहां जाके बैठ जाता हूं तो दो स्ट्रिंग है तो दो तरफ अम्ब्रेला खोलूंगा। अगर मैं इस वाली स्ट्रिंग की तरफ अम्ब्रेला खोलता हूं तो ऊपर की तरफ खुलेगा तो टेंशन T2, और नीचे वाली स्ट्रिंग की तरफ अम्ब्रेला खोलता हूं तो नीचे की तरफ खुलेगा, और नीचे से लेके ऊपर तक ध्यान दो, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगी। इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन थी, तो जवाब है T1, उसकी वैल्यू कितनी थी 60। अब वो यहां से इस तरफ लगे या यहां से इस तरफ लगे, अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी, मतलब नीचे की तरफ भी जो टेंशन लग रही है वो कितनी लग रही होगी, T1। इतना हिस्सा क्लियर है। चलो और क्या है, तो जवाब है इसके द्वारा, इसका मास कितना है बेटे 4, तो इसका जो वजन है वो कितना हो जाएगा 4g, वो भी नीचे की तरफ ही लग रहा है, हाँ या नहीं। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 की बात करूं तो ऑब्जेक्ट 2 से निकलने वाली फोर्स कौन कौन सी है, तो जवाब है दो फोर्स, एक तो टेंशन T1 नीचे की तरफ लग रही है, दूसरा इसका वजन वो भी नीचे की तरफ ही लग रहा है, कितना है वो 4g, और T2 टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक। ये जो हम बना रहे हैं इस वक्त, इसको अलग से बना दिया हमने, इसको बोलते हैं FBD, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। क्या किया हमने,
नीचे की तरफ टेंशन T1, नीचे की तरफ इसका वजन 4G और ऊपर की तरफ टेंशन T2। ओके, अब हमने क्या बताया था आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेबल कंडीशन में हो, जो नीचे नहीं गिर रहा हो, जो लटका हुआ है, उस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स एक दूसरे के इक्वल है। ऊपर की तरफ कितनी लग रही है T2, नीचे की तरफ कितनी लग रही है 2 लग रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। और मैंने क्या बताया था, अगर सेम डायरेक्शन वाली फोर्स हो तो क्या कर देना चाहिए, ऐड। तो नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितनी लग रही है T1 प्लस 4G, और ऊपर की तरफ टोटल कितनी लग रही है T2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा T2, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स एक दूसरे के इक्वल। तो नीचे की तरफ टोटल कितनी लगी, इतनी, ऊपर की तरफ टोटल कितनी लगी, इतनी। और अगर ये स्टेबल स्टेट में है तो जितनी ऊपर लग रही है उतनी ही नीचे, मतलब नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स के इक्वल हो गई। तो T2 किसके इक्वल होगी बच्चा, T1 प्लस 4G। T1 की वैल्यू कितनी थी 60, तो लिख दी 60 प्लस 4G की वैल्यू 10, कितना हो गया 60 प्लस 40 यानी 100। ये समझ में आया, ये था कॉन्सेप्चुअल मेथड। अब जरा एक ट्रिक भी बता दूं मैं आपको तो ज्यादा आसान लगेगा। ऊपर की टेंशन निकालनी है T2 मान लो, जब ऊपर वाले की टेंशन निकालनी हो तो नीचे वाले का जितना भी नीचे का है, इससे नीचे का जितना भी मास है सारा काउंट कर लो। ये कितना है 4, ये कितना है 6, तो टोटल मास कितना हो गया 4 प्लस 6, और फॉर्मूला लगा दो T इक्वल टू mg, T इक्वल टू mg। तो टोटल मास कितना 4 प्लस 6 इंटू जी, 4 प्लस 6 कितना 10 इंटू जी, और 10 इंटू 10 आंसर कितना आ गया बच्चा। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेक्स यू टू कैलकुलेट एडवांस प्रॉब्लम ऑल्सो, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक तो केवल एक पर्टिकुलर कैटेगरी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में ही हेल्प करती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। उससे नीचे वाले सारे मास एक साथ काउंट कर लो और जी से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है, इसे नोट कीजिए। उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल इसके जैसे और प्रैक्टिस करते हैं, देन लेट्स फिनिश दिस टॉपिक। ओके, नाउ वी आर विद न्यूमेरिकल नंबर 10। पॉज करके ट्राई कीजिए एक बार, फिर हम परफॉर्म करते हैं। ट्राई किया, चलिए करते हैं। ध्यान दो बेटे, पहले नीचे वाले को पकड़ लो। नीचे वाले को अगर हम पकड़ते हैं, इस वाले को ऑब्जेक्ट नंबर 1 नाम दे दो, इस वाले को ऑब्जेक्ट नंबर 2 नाम दे दो, इस वाले को ऑब्जेक्ट नंबर 3 नाम दे दिया, ठीक है। इस पे जाके बैठ जाओ, इस पे जाके बैठ जाओ और स्ट्रिंग की तरफ छतरी खोल दो। अगर मैं स्ट्रिंग इस पे बैठ के स्ट्रिंग की तरफ छतरी खोलता हूं तो ऊपर की तरफ खुलेगी। इस वाली टेंशन को कितना नाम दे दिया T1। और हम जानते हैं कि किसी भी मास की वजह से जो फोर्स लगती है नीचे की तरफ वो कितनी होती है, उसके वजन के इक्वल, यानी कि mg। और m कितना है 8, तो लगा दिया मैंने 8g। अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स एक दूसरे के इक्वल, तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा 8g। तो T1 इक्वल टू 8 इंटू 10 यानी कितनी हो गई 18 न्यूटन। टेंशन निकल गई पहली वाली। उसके बाद दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे जाके बैठ जाओ, बैठ गए। अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे जाके बैठोगे और छतरी खोलोगे तो स्ट्रिंग 2 हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। अगर ऊपर वाले की तरफ मैं स्ट्रिंग खोलता हूं तो क्योंकि हमारी स्ट्रिंग चेंज हो गई है तो टेंशन भी चेंज हो जाएगी T2, ठीक। और नीचे वाले की तरफ छतरी खोलता हूं तो क्योंकि नीचे स्ट्रिंग सेम है और छतरी खोल लूंगा तो छतरी की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो टेंशन लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी, कितनी, तो आंसर है T1। क्यों, तो इसीलिए क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। और क्या लगेगा, तो जवाब है इसका वेट कितना है, इसका मास 5, और जो इसका वजन बैठेगा वो कितना बैठेगा 5g। हमेशा किसी भी मास का जो फोर्स लगता है वो नीचे की तरफ कितना लगता है mg के इक्वल। तो अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट 2 को पकड़ लूं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने लगूं तो नीचे की तरफ 2 फोर्स लग रही है, एक तो T1, ठीक है, और दूसरी लग रही है 5g, तो दूसरी लग रही है 5g। ऊपर की तरफ कितनी लग रही है T2, तो ऊपर की तरफ लग रही है T2। अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स एक दूसरे के इक्वल। अब ये 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही है तो इनको ऐड कर दो। टोटल फोर्स कितनी हुई है T1 प्लस 5g, ठीक है। ऊपर की तरफ कितनी लग रही है T2, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, एक दूसरे के इक्वल कर दो। तो T2 इक्वल टू T1 प्लस 5g। T1 की वैल्यू 80 प्लस 5 इंटू जी की वैल्यू 10, 80 प्लस 50, 8 5 13, 130 न्यूटन T2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या बताया था, इसके नीचे जितने भी मास है सबको काउंट कर लो, ठीक है। T2 इक्वल टू, अगर मैं सारे मास को काउंट कर लूंगा तो ये 5 है, ये 8 है, तो लिख दो बेटे 5 प्लस 8 इंटू जी। अब 5 प्लस 8, 8 5 13 इंटू जी, तो 13 इंटू 10 कितना आ गया 130 न्यूटन। कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन ट्रिक तुम्हें पता होनी चाहिए ताकि किसी भी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फिनिश कर सको। अब तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से। हम जानते हैं जैसे ही यहाँ जाके बैठेंगे तो एक छतरी ऊपर की तरफ खुलेगी, एक नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ खुलेगी उसको T3 बोल दिया, जो नीचे की तरफ खुलेगी उसे T2 बोल दिया। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। T3 की वैल्यू निकालनी है, T2 की तो ऑलरेडी पता है, T1 की भी पता है, T3 की कैसे निकलेगी। तो जवाब है T3 के नीचे वाले सारे मास को काउंट कर लो, 3 5 8, तो जोड़ दिया हमने।
3 + 5 + 8 इंटू जी, कितना हो गया 5 और 3 8 और 8 16, 16 इंटू जी और 16 इंटू 10, आंसर आ गया 116 न्यूटन। ये है आपका T3। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल मेथड से निकालना पड़े, पूरे तरीके के साथ निकालना पड़े, तो कैसे निकालेंगे? तो सीधे जाके इस पे बैठ जाएंगे, बैठ गए जी, और नीचे की तरफ जो वजन लग रहा है उसे काउंट कर लो। नीचे की तरफ कितना वजन लग रहा है 3g, और इसको अलग से बना लो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, O3 अलग से बना लिया। ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है T3, और नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है बेटे? नीचे की तरफ एक तो लग रही है 3g और एक नीचे की तरफ लग रही है T2, तो यहां लिख दिया 3g + T2। ओके, अच्छा, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली के इक्वल, T3 = 3g + T2, तो 3 × 10 + T2 की वैल्यू कितनी आई थी बेटे? T2 की वैल्यू आई थी 130, तो लिख दिया 130, 3 × 10 हो गया 30 + 130, इसका आंसर भी कितना आया 160 न्यूटन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बैलेंस फोर्स के न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसे नोट कीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी, तो अब बेटे चलते हैं बैलेंस फोर्स से अनबैलेंस फोर्स के न्यूमेरिकल की तरफ। तो क्या कह रहा है, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इसका मास है 10 kg आपका, ठीक, और ये जो फोर्स लग रही है ये लग रही है 4 न्यूटन, और इधर से जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 16 न्यूटन। क्वेश्चन है एक्सेलरेशन बताइए। चलिए ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि बैलेंस फोर्स तो नहीं है, कभी एक्सेलरेशन 0 ही हो। तो हम देख रहे हैं कि इधर से तो 4 लग रही है, इधर से 16 लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तो लग रही है लेकिन इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस फोर्स का न्यूमेरिकल है। तो पहली कैटेगरी तो दिमाग में क्लियर हो गई कि अनबैलेंस फोर्स है, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू 0 नहीं आएगी, ठीक है। अब वो कितनी होगी वो कैसे कैलकुलेट करें? तो क्या बताया था मैंने, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो तो हम क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी बच्चा, F net = अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, सबट्रैक्ट कर दो, ये वाली 16 है, ये वाली 4 है, 16 - 4, तो F net की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 में से 4 गए 12। हम जानते हैं F जो नेट है, नेट फोर्स है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, MA = 12, A = 12/m, और 12/m की वैल्यू कितनी दी है 10, तो 10 और 12/10 कितना हो जाएगा 1.2। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकंड स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 12। हाँ, ट्राई कीजिए, एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं। ट्राई किया बेटे? चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर स्टार्ट किया है रेस्ट से, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, मोशन में आपको समझाया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है तो इसका मतलब चाहे वो बोले या ना बोले कि रेस्ट से स्टार्ट किया है, अगर स्टार्ट किया है तो इसका मतलब रेस्ट से ही किस स्टार्ट किया है, और इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कितनी रहेगी 0। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय इट इन 10 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कितना कवर होगा कितने सेकंड में बच्चा, 10 सेकंड में। चलिए कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, तो पहले देख लेते हैं बेटे नेट फोर्स कितनी लग रही है इस पे, F net = अब मैं देखूं इस वाले फोर्स की डायरेक्शन भी यही वाली है, और ये वाली जो फोर्स की डायरेक्शन है, सॉरी इट्स नॉट 4 kg, इट्स 4 न्यूटन, इट्स नॉट 6 kg, इट्स 6 न्यूटन। चलिए, इस वाले फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और इस वाले फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी 4 + 6। बता चुका हूं कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो ऐड हो जाती है, 4 + 6 कितना हो गया 10 न्यूटन। तो F net की वैल्यू कितनी आ गई 10। F net = 10, F = क्या होता है बच्चा, MA = 10, और A = 10/m, 10/m की वैल्यू कितनी है 4, तो नीचे लिख दिया 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 2.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या क्या चीज़ है हमारे पास, U है, S है, T है। U दे रखा है 0, S निकालना है, T = 10 सेकेंड। अच्छा, SU AT इन सबको मिला के कौन सा फॉर्मूला बनेगा, हम सब जानते हैं, S = UT + ½ AT²। कहा था ना कि फर्स्ट चैप्टर के जितने फॉर्मूले हैं वे सारे के सारे लगेंगे। अब S = U की वैल्यू 0, कि किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0, +½ A की वैल्यू 2.5, तो 2.5 × T² यानी 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर। S = कितना बना, ½ × 2.5 × 100, ये कितना हो गया बेटे 50, और 25 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 5 = 75, 750 एक के बाद पॉइंट, तो S की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर। दैट्स योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है, इसे नोट कीजिए। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ट्राई कीजिए जरा एक बार, पॉज करके ट्राई कीजिए बेटे।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरफ से फोर्स लगी 2 न्यूटन, इधर से लगी 12 न्यूटन, मास दे दिया 2 kg, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट फाइंड द वेलोसिटी अचीव बाय इट इन 5 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी निकलवा रहा है इन 5 सेकंड। t इक्वल टू कितना दे दिया? 5 सेकंड। चलिए करते हैं। और क्या कह दिया है? तो जवाब है नेट फोर्स निकालते हैं पहले। तो कितनी लग रही है? इस तरफ 2 न्यूटन लग रही है, इधर 12 न्यूटन लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो गई बेटे? 12 माइनस 2 यानी 10 न्यूटन। एफ नेट इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? 10 अपॉन एम, 10 अपॉन मास कितना दिया है? 2 kg। ठीक है, तो कितनी आ गई एक्सेलरेशन? 5। चलो इसे यहाँ रख कर देते हैं। ए की वैल्यू आ गई आपकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू है, वी है, टी है, ए है, इन सबको मिला के अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो क्या बनेगा? वी यू ए टी। क्या बनेगा? वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू की वैल्यू है 0 प्लस ए की वैल्यू है 5, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? वो भी 5। तो वी की वैल्यू कितनी होगी? 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। वी की वैल्यू निकले। चलिए, और क्या निकलवा रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो अभी निकाला था थोड़ी देर पहले ही, बिल्कुल उसी मेथड से निकाल दीजिए। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, सॉरी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 से किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0 प्लस हाफ, ए की वैल्यू आई 5, टी की वैल्यू भी है 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा आपका 5 का आधा 2.5, ठीक, 5 पंजे 25, तो 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 की 25 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 625। एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो एस की वैल्यू कितनी है? 62.5 मीटर। आई थिंक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चा पढ़े। आई होप ये न्यूमेरिकल जर्नी आपको अच्छी लगी हो। हमने कोशिश की है कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आपको करवाने की, जो न्यूमेरिकल्स बेसिक न्यूमेरिकल्स जो आप करते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, उससे थोड़ा हट के न्यूमेरिकल कराने की, ताकि आपके ब्रेन को थोड़ी एक्सरसाइज मिले। थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बिकम लिटिल बिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देन यू हैव टू डू ए लिटिल एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑर्डिनरी। तो वो कुछ एक्स्ट्रा देने की हमने कोशिश की है आपको। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जर्नी पसंद आई होगी। कॉन्सेप्ट समझाने के तरीके, या अगर कोई डाउट आपको है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर कमेंट सेक्शन। आप पूछिए, जो भी चीज़ आपको मुश्किल लग रही है आप बताइए, या वीडियो में और चीज़ें क्या बेहतर की जा सकती हैं, या मेरे बोलने का स्टाइल अगर आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है तो मुझे बताइए। कोई भी चीज़ जो आपको लग रही है डाउटफुल, या किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है इन दैट लेक्चर पर्टिकुलरली, या किसी भी और लेक्चर में, या कहीं और जो आप कोई और टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें भी, तो प्लीज़ यू मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। आप क्वेश्चन टाइप करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद सम गुड टॉपिक्स एंड गुड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।